तो बच्चों, आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में जाती है, रिफ्रैक्शन होता है, तो लाइट रेयर से डेंसर में जाने में क्यों बेंड होती है टू द नॉर्मल, और अवे क्यों हो जाती है टू द नॉर्मल। ठीक है ना, आप जानते हैं ये चीज़ें, सभी को पता है। इंसिडेंट जब करती है लाइट रेयर से डेंसर में, तो लाइट एंटर जब करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, झुक जाती है, इस तरफ आ जाती है। रिफ्रैक्शन एंगल कम हो जाता है इंसिडेंट एंगल से। जबकि डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्शन एंगल इंक्रीज हो जाता है, किससे, इंसिडेंट एंगल से। तो ऐसा क्यों होता है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इंसिडेंट लाइट जब जा रही है तो मैंने क्या किया, इसको माइक्रोस्कोप से बड़ा करने की कोशिश करी। बड़ा करने की मैंने ऐसे बड़ा करा, कुछ इतनी बड़ी लाइट हो गई, ऐसे करके कर दिया मैंने। सोचना जरा इसको, जब इसने एंटर किया है कुछ एंगल से, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो लाइट का इधर वाला जो पार्ट है ये पहले एंटर कर जाएगा और ये वाला पार्ट बाद में एंटर करेगा। बिल्कुल कॉर्नर पे सोचना है ऐसे करके। ये बात मुझे पता है कि जो सेकंड मीडियम जो डेंसर है, इसके कंसेप्ट में, रेयर के कंसेप्ट में, डेंसर में लाइट की स्पीड कम हो जाती है। डेंसर में लाइट की स्पीड कम हो जाती है और रेयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा रहती है डेंसर के कंपैरिजन में। तो सोच के देखो, इधर वाला पार्ट पहले एंटर कर गया, इसकी स्पीड कम हो गई डेंसर में, इधर की स्पीड क्या है, इंक्रीज है, तो इस पार्ट को हम स्लो कर देंगे। इसको अभी स्पीड ज़्यादा है, ये पार्ट तेज रहेगा, तो कैसे होगा, टर्न ही तो कर जाएगी इस तरफ। ये बात समझ में आ रही होगी। जैसे इस वाले केस में देखते हैं, इसमें से एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। मैंने बताया डेंसर में स्पीड कम होती है, रेयर में बढ़ जाती है। तो एंटर करते में यहाँ भी जैसे इसने ये वाला पार्ट एंटर किया, तो पहले इसकी स्पीड यहाँ तो कम थी, इसकी इंक्रीज हो गई, लेकिन इसकी अभी भी वही है। तो ये वाली स्पीड, इस वाले पार्ट की स्पीड जो होगी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये वाली स्पीड अभी भी कम है, तो क्या होगा, इस तरफ बढ़ेगी, तो किस तरफ टर्न हो जाएगा, इस तरफ टर्न हो जाएगा। तो लाइट जो है आपकी रेयर से डेंसर में स्पीड की वजह से टर्न करती है। अब बात आती है नॉर्मल पे गिरती है, तो सर सीधी क्यों चली जाती है। तो नॉर्मल पे जब गिरेगी तो लाइट कुछ इस तरह से एंटर करेगी। जब एंटर करेगी तो ध्यान से देखो, दोनों पार्ट, इधर का पार्ट भी और इधर का भी पार्ट एक साथ एंटर करेगा। जब दोनों पार्ट एंटर एक साथ करेगा तो स्पीड डिक्रीज तो होगी रेयर से डेंसर में, क्योंकि डेंसर में स्पीड कम होती है, लेकिन कोई भी पार्ट पहले एंटर नहीं कर रहा। कुछ एंगल से करोगे तभी कोई पार्ट पहले एंटर करता है, तो दोनों पार्ट कैसे जाएंगे, एक साथ एंटर करेंगे। तो इस वजह से लाइट जो है स्पीड तो स्लो होगी इस केस में, लेकिन सीधी चली जाएगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि लाइट क्यों बेंड करती है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एक्चुअल में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। जैसे अगर किसी मीडियम से दूसरी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें कि डेंसर मीडियम है, तो मैं कहूँगी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा। तो आप इसको मिटा देता हूँ मैं, तो आप कहेंगे सर μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू बराबर हो जाता है μ2 अपॉन μ1। चूंकि दोनों रेसिप्रोकल हैं और मैं ये मान लेता हूं कि लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम में v1 थी और सेकंड मीडियम में v2 थी, तो दोनों रेसिप्रोकल मिलने चाहिए। इसका मतलब ये बराबर आएगा हमेशा v1 अपॉन v2 के। अब इसी फॉर्मूले को आपने पढ़ा होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, म्यू बराबर होता है c अपॉन v। अब इसको समझना इस चीज को, कि मैंने कहा कि अब ये वाला मीडियम, मान लो कि ये जो लाइट, ये किसकी स्पीड होती है, लाइट की स्पीड c किस में होती है, वैक्यूम में। ये स्पीड ऑफ लाइट किसकी हुई, वैक्यूम में स्पीड। तो मैंने ये मान लिया, एयर में भी मान लेते हैं कि लगभग बराबर ही होती है दोनों में, तो मैंने ये मान लिया कि यहाँ पर कोई एयर या वैक्यूम है, वैक्यूम या एयर है। तो यहाँ पर स्पीड जो v1 होगी वो क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। ठीक है ना, v1 को हम क्या कह सकते हैं, c कह सकते हैं। और सेकंड मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो हो जाएगी v। क्या हो जाएगी लाइट की स्पीड, v। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिखूंगा सेकंड मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू 1, तो यहाँ पर लिखा जाएगा इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और μ1 हो गया एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम जानते हैं एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। तो ये वैल्यू आ जाती है 1। और v1 स्पीड थी लाइट की पहले मीडियम में, तो पहले मीडियम में लाइट की स्पीड हमने क्या मान ली थी, c, तो इसको लिख देंगे हम c। और दूसरे मीडियम में अगर मैं मान लेता हूँ v2 को v, तो ये v हो गया। यानी कि अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का विद रेस्पेक्ट टू 1 क्या मिल गया आपको, c अपॉन v मिल गया कि नहीं मिल गया।
यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं वो जितने भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे जाते हैं वो सारे के सारे एयर के रेस्पेक्ट में लिखे जाते हैं। किसके रेस्पेक्ट में लिखे जाते हैं? एयर के रेस्पेक्ट में। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.33 होता है, तो वो 1.33 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के रेस्पेक्ट में है। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 होता है, वो भी किसके रेस्पेक्ट में होता है? आपका एयर के रेस्पेक्ट में। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जैसे एयर के रेस्पेक्ट में आप कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लें, लेकिन ऐसा मानकर चलिए कि दोनों मीडियम कैसे हो जाएं। मान लो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर नहीं है, मान लो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ग्लास, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका वाटर का। अब ये पता है आपको, इसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, कितना होता है? 1.5, और वाटर का होता है 1.33। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो ये मीडियम क्या बनना है? रेयरर बनना है, और ये मीडियम क्या बनना है? डेंसर बनना है। यानी डेंसर से रेयरर में जाएगी तो लाइट टकराने के बाद क्या होगी? अवे होगी, ऐसे करके अवे हो जाएगी मीडियम से। यानी कि अब मैं आपसे बोलूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, तो आप बोलोगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट वाटर। अब आप मुझसे बोलो कि सर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 आएगा क्या? नहीं आएगा, अलग आएगा। क्यों आएगा अलग? क्योंकि अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ग्लास के रेस्पेक्ट में देख रहे हो। नॉर्मली हम जो 1.33 बोलते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं? एयर के रेस्पेक्ट। ऐसे ही हर मेटेरियल का आप एनसीईआरटी उठाएंगे उसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे हुए हैं सारे, वो सारे के सारे एयर के रेस्पेक्ट में। और एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कितना मानते हैं? 1 मानते हैं, जो कि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का, 1 से कम किसी में नहीं होता है एयर में। और वैक्यूम में लगभग इतना ही मानते हैं, वैक्यूम में 1 होता है एक्चुअल में, और एयर में 1.0003 जाके होता है, तो हम जो दोनों को 1 ही मान लेते हैं। अब जितने मीडियम और सबसे तेज स्पीड कहाँ होती है लाइट की? वैक्यूम में होती है। तो अदर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, लाइट की स्पीड कम होती है, इसलिए सभी मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं 1 से कैसे होते हैं? ऊपर होते हैं। जैसे आप कहेंगे उसका वाटर का कितना होता है? 1.33 की होता है लगभग। ग्लास का क्या होता है? 1.5 होता है। ऐसे डायमंड में जाएंगे तो 2.4 के आसपास होता है डायमंड का, सबसे ज़्यादा डायमंड का ही होता है। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव, और जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है उतना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है ना? और स्पीड ऑफ लाइट अगर कम हो रही है तो ध्यान रखना ज़्यादा टर्न करेगी लाइट। जैसे ना मैंने कहा एंटर करेगी, तो एंटर में यहाँ ब्रेक तेज लगाएंगे, यानी स्पीड कम होगी तो ज़्यादा टर्न मारेगी, यानी रेयर से डेंसर ज़्यादा टर्न करेगी, जितना ज़्यादा डेंसर होगा। और डेंसर से रेयर में जा रही है, ज़्यादा फर्क हो रहा है दोनों रिफ्रैक्टिव में, तो ज़्यादा इधर जाएगी। ठीक है ना? तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो समझ में आ गया होगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।